नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्यवहारिक व्याकरण के तहत एक नए विषय के बारे में। हम हमारे विषय की ओर आगे बढ़े उससे पहले यहाँ दिए गए कुछ वाक्य हैं, उनको हम समझेंगे। तो पहला वाक्य है, ऊंची कुतुब मीनार दिल्ली की शान है। तो यहाँ पर ये जो कुतुब मीनार है ये संज्ञा शब्द है और उसके बारे में कि किस तरह की कुतुब मीनार है वो उसकी यहाँ पर विशेषता के रूप में ऊंची शब्द आया है। यानी कुतुब मीनार कैसी है, ऊंची है। उसके बाद में दूसरा हमारा वाक्य देखेंगे कि राघव ने पीली कमीज पहनी है। तो राघव संज्ञा शब्द है और कमीज भी संज्ञा शब्द है। अब यहाँ पर करता है राघव और उसके द्वारा जो संज्ञा के रूप में कमीज काम में ली गई है वो कौन से रंग की है, तो वो है पीले रंग की। तो यहाँ कमीज की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, पीला रंग। आगे तीसरे नंबर का जो वाक्य है वो कह रहा है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगी। यानी वाक्य के अंदर कर लिखा गया है ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगी। तो आइसक्रीम संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है, ठंडी ठंडी। उसके बाद में है दो लड़कियां गाना गा रही है। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या बताई जा रही है कि कितनी लड़कियां गाना गाएगी, दो लड़कियां। तो यहाँ लड़कियों की संख्या की विशेषता यहाँ आ रही है। आगे का उदाहरण कहता है ममता ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। तो ममता संज्ञा है और कपड़ा भी संज्ञा है। अब यहाँ खरीदना क्रिया है। अब खरीदा गया है कपड़ा, वो कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ कपड़े की ये विशेषता है। फिर है उस बस में बैठ जाइए। तो बस तो हो गई संज्ञा शब्द और यहाँ पर बहुत सारी बसों में किसी एक बस की ओर इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। तो यहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल है, तो ये भी उसकी विशेषता के तौर पर आ रहा है। उसी प्रकार आगे वाक्य में है वह लड़की नृत्य करेगी। तो लड़की संज्ञा है और वह उसकी विशेषता के तौर पर यहाँ आया है। यानी उन लड़कियों में से वह लड़की नृत्य करेगी। तो ये लड़की संज्ञा है और वह उसकी ओर इशारा करने वाला सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो ये वाक्य आए हैं ये वाक्य किसी न किसी रूप में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो ये जो हम विशेषता है जिस विषय के रूप में व्याकरण में पढ़ते हैं उस विषय को हम विशेषण कहते हैं। इसलिए आज हमारा विषय है व्यवहारिक व्याकरण के तहत विशेषण। सबसे पहले हम विशेषण शब्द की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जाएगी, संज्ञा और सर्वनाम उन शब्दों की ही विशेषता बताई जाती है। जिसमें उदाहरण बताया गया है छोटा भाई, सफ़ेद कबूतर, ताज़ा सब्जियाँ, काली बिल्ली। तो भाई संज्ञा शब्द हो गया है और उसकी विशेषता है छोटा। उसी प्रकार कबूतर संज्ञा शब्द है और सफ़ेद उसकी विशेषता। फिर आगे है सब्जियां संज्ञा है, ताज़ा उसकी विशेषता, बिल्ली संज्ञा है, काली उसकी विशेषता। तो इस प्रकार यहाँ पर ये संज्ञा शब्दों की विशेषता के तौर पर जिन शब्दों को हमने इस्तेमाल करा है वो सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हम आगे विशेषण के भेदों को समझने का प्रयास करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहले नंबर पर है गुणवाचक विशेषण, दूसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पर है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा नंबर होता है सार्वनामिक विशेषण। अब हम यहाँ अलग अलग इन सभी भेदों को जानेंगे। तो पहले नंबर पर है हमारे गुणवाचक विशेषण। तो हम पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा को समझेंगे, जो इस प्रकार है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण भी बताएगा, दोष भी बताएगा, स्वाद,
आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वह सभी शब्द जिसमें किसी के गुण भी आ जाएंगे, अच्छा बुरा जो भी है, दोष उसके व्यक्तित्व में जो भी उसकी खामियां है, बुराइयां है, वो दोष के अंतर्गत आ जाती है। स्वाद यानी जुबान को अच्छे लगने वाला जो भी टेस्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। आकार, लंबा मोटा ऊंचा नीचा आदि सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और दशा, यह जवान बूढ़ा आदि सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी विशेषताएं बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ हमारा इस गुण के अंतर्गत दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि सभी शब्दों की विशेषताएं आएगी, जिसे हम यहाँ एक उदाहरण से वाक्य के अंतर्गत समझेंगे। जो इन सभी बातों को समझाने के लिए विभिन्न उदाहरण लिखे गए हैं, हम उनको पढ़ेंगे और ऊपर लिखी इन सभी बातों को स्पष्ट करेंगे। पहले है गुण। तो गुण के अंतर्गत देखिए क्या स्पष्ट किया गया है। गुण में ईमानदार छात्र ने बटुआ लौटा दिया। तो छात्र कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, ईमानदार। तो ईमानदार छात्र ने बटुआ लौटा दिया है। तो ये छात्र तो हो गया संज्ञा और ये ईमानदार है उसकी विशेषता। और ये ईमानदार किस में जाएगी, गुणवाचक में जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर है दोष। और दोष के अंतर्गत दुष्ट नौकर ने मालिक की हत्या कर दी। इसमें लिखा गया वाक्य है दोष को बता रहा है और दोष कह रहा है दुष्ट नौकर ने मालिक की हत्या कर दी। तो नौकर तो है संज्ञा शब्द और दुष्ट है उसकी विशेषता, वो यहाँ पर विशेषण के रूप में लिखा गया है। फिर है स्वाद। तो स्वाद में देखिए सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है, नमकीन पकौड़ियाँ खाकर मज़ा आ गया। तो पकौड़ियाँ हो गया संज्ञा है और उसकी विशेषता कौन सी है, नमकीन शब्द। तो इस प्रकार यहाँ स्वाद को बताने वाला ये वाक्य विशेषण के तौर पर लिखा गया है। आगे लिखा गया वाक्य है आकार। और आकार के अंतर्गत वाक्य लिखा है आम के ऊंचे पेड़ पर कोयल गा रही है। तो पेड़ है संज्ञा शब्द और पेड़ कैसा है, ऊंचा है। तो ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ विशेषण के रूप में ऊंचे पेड़ पर कोयल गा रही है, ये वाक्य लिखा गया है। फिर आएगा रंग से जुड़ा हुआ। तो रंग के अंतर्गत लिखा गया वाक्य है घास का रंग हरा होता है। घास यहाँ पर संज्ञा शब्द के रूप में है, हरा उसकी विशेषता के रूप में है। तो यहाँ पर ये उसकी विशेषता बता रहा है। फिर दशा में देखेंगे आदमी और बूढ़ा, यानी बूढ़ा आदमी जा रहा है। तो आदमी संज्ञा शब्द हो जाएगा, बूढ़ा उसकी विशेषता हो जाएगा। तो इस प्रकार ये गुणवाचक विशेषण से जुड़े हुए वाक्य यहाँ लिखे गए हैं। आगे है इसका दूसरे नंबर का भेद, संख्यावाचक विशेषण, जिसकी हम पहले परिभाषा जानेंगे। यानी संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी उसे हम समझेंगे। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या बताएगा। यहाँ पर क्या स्पष्ट होगा, संख्या बताई जाएगी और वो संख्या का पता कराने वाले शब्द विशेषण शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता कराने वाले जो विशेषण होते हैं ना, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं या उन्हें कहते हैं। जैसे मोहित ने 4 आम खाए। तो आम संज्ञा है और वो संख्या कितनी है, 4। तो ये आम की 4 विशेषता बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। तो विद्यार्थी तो यहाँ संज्ञा है और कुछ उसकी विशेषता हो जाएगा, यानी संख्या के तौर पर यहाँ ये लिखे गए हैं। अब हम इसके भेदों पर चर्चा करेंगे। यानी संख्यावाचक विशेषण के कुछ उपभेद होते हैं जो इस प्रकार है। ये संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जिनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके तहत
हमारी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध यानी पता कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे सारे शब्द जो निश्चित संख्या का हमें पता बताएंगे वही इसमें संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो लिखे गए वाक्य हैं, 2 लड़कियां गाना गा रही है, तो लड़कियां संज्ञा है और 2 उसकी विशेषता है। लेकिन यहाँ 2 निश्चित संख्या के तौर पर बताई जा रही है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां नहीं है, सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं जो गाना गा रही है। फिर है दूसरे नंबर पर लिखा गया वाक्य है, सातों कंप्यूटर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सातों शब्द है ये निश्चित है, कंप्यूटर संज्ञा शब्द है, यानी कंप्यूटर शब्दों को सही जितने हैं वहाँ पर उनकी निश्चित संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ वाक्य क्या है, सातों कंप्यूटर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों वाक्य निश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर इशारा कर रहे हैं। अब हम इसके दूसरे भेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी इसमें क्या होगा, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो संख्या है वो निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा, यानी बोध का मतलब होता है पता चलना। यानी इस वाक्य के अंतर्गत या इस विशेषण के अंतर्गत हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलेगा और वो जो शब्द आएंगे वो सभी शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज अस्पताल में कम डॉक्टर आए हैं, तो यहाँ डॉक्टर तो विशेषण है और कम यहाँ उसका अनिश्चित संख्यावाचक है। अब यहाँ पर अनिश्चित संख्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अगर आवश्यकता पड़ने पर हम इनको गिन सकते हैं, इनकी गिनती की जा सकती है, लेकिन अभी हमें पक्का पता नहीं है कि कितने डॉक्टर आए हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अस्पताल में कम डॉक्टर आए हैं। तो डॉक्टर संख्या है और कम उसकी विशेषता है जो अनिश्चित संख्या के तौर पर यहाँ लिखी गई है। दूसरे में दूसरा वाक्य जो है वो है, मैदान में अनेक लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर लोग शब्द संज्ञा है और अनेक उसकी विशेषता है, यानी वहाँ पर एक बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनकी गिनती नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्या के तौर पर अनेक यहाँ विशेषण लिखा गया है, जो वहाँ पर खड़े हुए लोगों की संख्या के तौर पर विशेषण के रूप में काम में लिया गया है। अब हम यहाँ इसके दूसरा जो भेद है परिमाणवाचक विशेषण, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को जानेंगे, जो इस प्रकार है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तौल का बोध यानी पता कराने वाले विशेषताओं का परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषताओं को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में जो मात्रा है, तौल है, उसका पता कराने वाले विशेषताओं को परिमाणवाचक, यानी जो विशेषता है नाप तौल से संबंधित, वो जो विशेषताएं हम जिन शब्दों के माध्यम से जानेंगे वो शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारे नाप तौल से संबंधित जो भी शब्द होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, यानी मीटर, लीटर, है ना, किलो, जो भी है वो सभी नाप तौल से संबंधित है और वो परिमाण के अंतर्गत आते हैं। इसे हम इन उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार है। राधा ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। तो ये जो 2 मीटर है ये आपका परिमाणवाचक है, कपड़ा संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है, 2 मीटर। तो मीटर यानी नापने से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आया है। इसी प्रकार आगे का वाक्य है, बाजार से 4 किलो मिठाई ले आओ।
तो मिठाई यहाँ संज्ञा शब्द होगा और कितनी लानी है, 4 किलो। तो ये नापतोल से संबंधित है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आया है। फिर है गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो। तो ये थोड़ा सा शरबत तो संज्ञा है और कितना डालना है, थोड़ा सा डालना है। तो यहाँ भी शरबत भी आपकी नापतोल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के भेदों पर चर्चा करेंगे कि सामान्यतः इसके भी 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी पहले नंबर पर निश्चित परिमाण होता है, दूसरे में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आता है। इससे हम परिभाषाओं के तौर पर जानेंगे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किससे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जानेंगे जो इस प्रकार है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का पता हम जिन शब्दों के द्वारा जानेंगे वह शब्द क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण होंगे। जिसे हम इस उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि राम ने 6 किलो चीनी खरीदी। राम ने चीनी क्या है इसमें, विशेषण, संज्ञा है। चीनी इसमें संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है, 6 किलो। तो 6 किलो यहाँ निश्चित उसकी विशेषता है, इसलिए ये परिमाण के अंतर्गत नापतोल के रूप में आया है। आगे है कृष्णा को 5 लीटर दूध चाहिए। तो दूध संज्ञा है और 5 लीटर उसकी निश्चित संख्या है, जो नापतोल से जुड़ा होने के कारण यहाँ पर ये परिमाण के अंतर्गत यानी निश्चित परिमाण के अंतर्गत लिखा गया है। अब हम इसके दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पर बातचीत करेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के परिमाण का निश्चित बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो हमारी संख्या है नापतोल से जुड़ी हुई वह निश्चित नहीं होगी और वह अनिश्चित होगी, इसलिए यहाँ पर जिसका निश्चित बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जिसमें उदाहरण है खीर में थोड़ी चीनी डाल दो। थोड़ी चीनी डालो, तो थोड़ी चीनी तो हो गया संज्ञा और थोड़ी उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर ये नापतोल से जुड़ा हुआ है और यहाँ मात्रा अभी समझ में स्पष्ट लिखी नहीं है तो समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाण के अंतर्गत आएगा। यानी थोड़ा, ज़्यादा, कम, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर है दूसरा उदाहरण है सब्जी में नमक अधिक पड़ गया। तो यहाँ नमक की विशेषता क्या है, नमक की विशेषता है अधिक। अधिक यहाँ किस रूप में आया है, परिमाण, और वो परिमाण का कौन सा भेद होगा, अनिश्चित, क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित मात्रा नमक की नहीं बताई गई है। वह अनिश्चित होने के कारण ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पर इसका चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण, उस पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है कि सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा जानेंगे पहले कि संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत संज्ञा शब्द आएंगे और संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताने के लिए सर्वनाम शब्द जो लिखे जाते हैं ना, वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। यानी संज्ञा की जो विशेषता सर्वनाम शब्दों के द्वारा स्पष्ट होती है वह ही सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। जैसे उस लड़की को पुरस्कार मिला, उदाहरण क्या है, उस लड़की को पुरस्कार मिला। तो लड़की तो क्या हो गई, संज्ञा, यानी यहाँ पर लिखा गया है संज्ञा, तो यहाँ लड़की क्या है, संज्ञा। और इसमें बताया है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता जो सर्वनाम बताएगा, तो सर्वनाम के तौर पर यहाँ लिखा गया है उस, ये उस शब्द सर्वनाम है, लड़की संज्ञा है।
तो ये पुरस्कार किसको मिला है? उस लड़की को मिला है। तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बना है। आगे का वाक्य है कि ये घर सुनंदा का है। तो घर संज्ञा शब्द हो गया है और ये है सर्वनाम शब्द है। तो ये सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले आएगा तभी ये सार्वनामिक विशेषण बनेगा, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा तो क्या होती है? संज्ञा का स्थान, यानी ये जो संज्ञा शब्द है इसके स्थान पर अगर कोई शब्द लिखा जाएगा सर्वनाम का तो वह सर्वनाम बनेगा, और संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द लिखा है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में हम भेद नहीं कर पाते, कभी कभी समस्या आ जाती है। तो उस समस्या को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो यहाँ संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में जो अंतर है उसे जानने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार है। पहले संख्यावाचक विशेषण देखिए। आज कक्षा में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। कितने बच्चे नहीं आए हैं? 5। तो यहाँ पर बच्चों की विशेषता क्या है? 5 शब्द, और बच्चे क्या है? संज्ञा शब्द। फिर देखिए दूसरा है कुछ किताबें मेज पर रखी है। तो ये जो किताबें हैं वो तो है संज्ञा शब्द, और इसकी विशेषता क्या है? कुछ। और फिर हमारे पास है मेरे पास बहुत खिलौने हैं। तो यहाँ पर देखिए खिलौना तो है एक तरह से संज्ञा, और संख्या कितनी है उसकी? बहुत सारी संख्या है यहाँ पर। और इसको संख्या में क्यों कहा गया है कि कहीं पर बहुत है, कुछ है और कहीं संख्या है? तो ये संख्यावाचक विशेषण में होता क्या है कि अगर हमें संख्या निश्चित पता भी नहीं है उसको हम फिर उसमें संख्यावाचक में किस प्रकार रख रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले जितने भी संज्ञा शब्द हैं अगर हमें आवश्यकता महसूस हो तो हम उनको गिन सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं और उनकी संख्या का हम पता लगा सकते हैं। लेकिन परिमाण में हम एक अलग अलग व्यक्ति के बारे में, अलग अलग इंडिविजुअल वस्तु के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वह नाप तोल के अंतर्गत ही रहेगा। यही इन दोनों में मुख्य फर्क होता है। यानी संख्या के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को हम अलग व्यक्तिगत तौर पर एक एक करके उनकी गिनती कर सकते हैं, जबकि परिमाण में आने वालों को हम अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं। जैसे देखिए मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, क्या हम कपड़े का एक एक रेशा काउंट कर सकते हैं? जबकि बच्चे तो 5 है तो उनको अलग अलग करके हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़े का एक समूह होगा तभी वह 5 लीटर बनेगा। तो ये 5 मीटर जो कपड़ा है वो साथ में रहने पर ही नापा जाएगा, अलग अलग इसका टुकड़ा करके हम नाप नहीं सकते हैं, इसलिए परिमाण में आता है। फिर कल बहुत पानी बरसा, तो पानी को क्या हम अलग लेकर नाप सकते हैं? एक एक बूंद को नहीं नाप सकते ना, तो ये परिमाण के अंतर्गत आता है, नाप तोल से जुड़ा हुआ रहेगा, लीटर मीटर से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये परिमाण का हिस्सा बन जाता है। और जो संख्या हम गिन सकते हैं तो वो गिनने वाली संख्या परिमाण में चली जाती है और नापने वाली संख्या सामान्यतः परिमाण में जाएगी, और काउंटिंग वाली संख्या, गिनने वाली संख्या संख्यावाचक में जाती है और नापने वाली संख्या परिमाण में जाती है। इसी प्रकार सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी कुछ अंतर होता है, उस अंतर को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार है कि पहले सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी वह है, इसमें क्या होगा कि वह सर्वनाम शब्द है, तो ये वह कर्ता का काम कर रहा है, तो कर्ता के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द आते हैं ना वह है, तो सर्वनाम शब्द के अंतर्गत ही रहेंगे, यानी सर्वनाम के अंतर्गत ही रहेंगे। वह कल गांव से आया है,
तो गांव से आने का कार्य किसने करा है? कर्ता ने करा है। कर्ता कौन है? वह है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य कहता है ये सुंदर गीत गाती है, तो ये है यहाँ कौन है? ये भी कर्ता के रूप में है और ये क्रिया तुरंत कर्ता के ऊपर प्रभाव डाल रही है, इसलिए ये भी सर्वनाम का ही उदाहरण है। फिर है तीसरा नंबर, इसे फल दे दो। तो फल यहाँ पर एक तरह से संज्ञा एक तरह से हमारा पर्टिकुलर उसी निश्चित की ओर इशारा कर रहा है, तो ये भी हमारे सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा। जबकि सार्वनामिक विशेषण क्या है? वह संज्ञा शब्दों से पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण के तौर पर जो आया गया वाक्य है वो इस प्रकार है कि इस बच्चे को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो बच्चा इसमें संज्ञा है और संज्ञा से पहले यह इसके रूप में आया है, इस कारण यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में वाक्य लिखा गया है। और दूसरा है यह लड़की रवि की बहन है। तो लड़की संज्ञा है और संज्ञा से पहले ये शब्द है, इस कारण यहाँ पर यह एक तरह से सार्वनामिक विशेषण की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक तरह से विशेषण से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसे यहाँ समझाया गया है। इसे आप दोबारा देखें, समझें और जानने का प्रयास करें। धन्यवाद।